हर साल हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके टैक्स बचाना चाहते हैं, लेकिन हम यूजुअली लास्ट मोमेंट पे सोचते हैं कि पैसे कहाँ पार्क करें। अपने सीए को फ़ोन लगाते हैं, दोस्तों से भी पूछते हैं, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉयज़ अक्सर एक चीज़ पे आप लोग ध्यान देना बिल्कुल भूल जाते हैं, और वो है सैलरी स्ट्रक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस। टैक्स गवर्नमेंट लगाती है आपकी टैक्सेबल इनकम पे, इसलिए आपका फोकस होना चाहिए टैक्सेबल इनकम को कम करना। तो आज के इस वीडियो में हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। सैलरी कैसे स्ट्रक्चर करनी है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, अलावेंसेस, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस जो हमें इनकम टैक्स में मिलते हैं। सबसे पहले ब्रीफली देखते हैं कि कुछ की अलावेंसेस जो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस ऑप्शन देती है अपने एम्प्लॉयज़ को स्ट्रक्चरिंग करने का। बुक्स एंड पीरियोडिकल अलावेंस, ये आप एक्चुअल्स के बेसिस पर क्लेम कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसमें मैक्सिमम आप साल का 2,400 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। कन्वेंस अलाउंस, इसमें मैक्सिमम आप साल का 19,200 तक क्लेम कर सकते हैं। फूड अलाउंस, इसमें मैक्सिमम आप साल का 15 से 24,000 तक क्लेम कर सकते हैं। और होता है मोबाइल अलाउंस, ये आप एक्चुअल्स के बेसिस पर क्लेम कर सकते हैं। अलाउंसेस में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि आप वही अलाउंसेस सैलरी में स्ट्रक्चर कर सकते हैं जो आपका एम्प्लॉयर आपको ऑफ़र कर रहा है। जो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफ़र नहीं कर रही वो चीज़ आप स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। ये एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर वेरी करता है। इसके अलावा आप लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं 50,000 रुपये तक। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स का भी आपको डिडक्शन मिलेगा। जनरली ये अमाउंट साल में 2400 रुपये रहता है, 200 रुपये पर मंथ। बट प्रोफेशनल टैक्स के स्लैब्स और जो रेट होते हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या स्लैब्स हैं और क्या रेट है वो मैंने मेंशन किया हुआ है, और वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जेम्पशंस की बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम, फर्म का जो प्रॉफिट पार्टनर को मिलता है, लीव ट्रैवल अलाउंस, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, हाउस रेंट अलाउंस एक्सेट्रा, ये इनकम्स हैं जो एग्जेम्प्ट रहेंगी और इन पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। डिडक्शंस पे आने से पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट या कमिटमेंट नहीं करना है। सोच समझ के हमें डिसीजन लेने हैं। कुछ लोग थोड़ा टैक्स बचाने के कारण लंबा कमिटमेंट कर देते हैं डिडक्शंस में, और फिर वो उन्हें बाद में भारी पड़ जाता है। तो बात करते हैं सबसे पॉपुलर सेक्शन 80C की। इसमें यूजुअल आपका इन्वेस्टमेंट इन LIC, ELSS टैक्स सेवर फंड्स, होम लोन का जो प्रिंसिपल रिपेमेंट रहता है, SSY स्कीम, NSE, PPF, इन सब का आपको डिडक्शन मिलेगा। एडिशनली एम्प्लॉय के सैलरी से जो उनका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर डिडक्ट करके भरते हैं वो भी आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन जो आप 80C में क्लेम कर सकते हो ये आप सबको पता ही है, 1.5 लाख रुपए की इसकी लिमिट है। एक और सेक्शन है 80CCC, जिसमें कुछ स्पेसिफाइड पेंशन प्लान्स और म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। बट इसमें जो इसकी लिमिट है वो 80C में जो 1.5 लाख की है वहीं तक रहेगी। एडिशनली 80CCC में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आगे के जो 2 डिडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 80CCD 1B की। इसमें अगर एम्प्लॉय खुद इन्वेस्टमेंट करता है नेशनल पेंशन स्कीम में तो उसको ओवर एंड अबव जो 80C में 1.5 लाख है एडिशनल 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। दूसरा सेक्शन है 80CCD 2। इसमें काफ़ी सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देते हैं कि उनकी सैलरी में से वो थोड़ा पैसा काट के डायरेक्टली NPS में एम्प्लॉयर खुद ही जमा करा दे। अगर वो ऑप्शन आप अवेल करते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से पैसे काट के डायरेक्टली NPS में दे रहा है तो मैक्सिमम इस सेक्शन में आप जितनी आपकी बेसिक सैलरी है उसका 10% तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये डिडक्शन भी 1.5 लाख से एडिशनल है। 80TTA, 80TTA में आपकी जितनी भी सेविंग्स बैंक की इंटरेस्ट इनकम हो साल में, मैक्सिमम आप 10,000 रुपये या आपकी जो भी सेविंग्स बैंक की इनकम है इनमें से जो कम है उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा। इन केस आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो ये डिडक्शन आपको 10 की जगह 50,000 तक का मिलेगा। 80D में आप मेडिक्लेम का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मेडिक्लेम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं देखें, मेडिक्लेम में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इर्रेस्पेक्टिव अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं नहीं बचाना चाहते हैं, मेडिक्लेम में तो इन्वेस्ट आप कर ही लीजिए, क्योंकि जितनी यंग एज में आप मेडिक्लेम में इन्वेस्ट करेंगे उतना आपका प्रीमियम कम आएगा। और एक बार भी अगर सपोज आपका हॉस्पिटल का खर्चा हो गया तो आपको ये बहुत भारी पड़ जाएगा अगर आपका मेडिक्लेम नहीं हुआ होगा तो
तो बात करते हैं डिडक्शन की। अगर आपकी एज 60 साल से कम है और आपके पेरेंट्स की भी 60 साल से कम है तो आपको 25,000 प्लस 25,000 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपकी एज 60 से कम है और आपके पेरेंट्स की एज 60 से ज़्यादा है तो आपको 25 प्लस 50 75,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है तो नेचुरली आपके पेरेंट्स की एज भी 60 से ज़्यादा होगी, तो इस केस में आप 50 प्लस 50 1 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। काफ़ी लोग डोनेशंस करते हैं स्पेसिफाइड फंड्स में या ट्रस्ट में, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी डोनेशंस करते हैं। उनका डिडक्शन आप 80G और 80GGC में ले सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बट हाँ, प्लीज़ याद रखिए डिडक्शंस हमें लीगली करने हैं। इसके अलावा अगर आपका होम लोन है तो 2 जगह पे आपको डिडक्शन मिलेगा। एक उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट जो आप हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक, और दूसरा प्रिंसिपल रिपेमेंट जो आप सेक्शन 80C में ले सकते हैं। इसका लिमिट 1.5 लाख के लिमिट में इंक्लूडेड रहेगा। एडिशनली अगर आपने जॉइंट लोन लिया हुआ है तो दोनों को बोरोवर सेपरेटली डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मिस योडा की, जिनकी एनुअल सैलरी है 16,56,000 पर एनम। वो काम करती हैं MNC लिमिटेड में, और उनकी CTC कंपनी ने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर की हुई थी। बेसिक सैलरी 6 लाख, हाउस रेंट अलाउंस 1,80,000, LTA 3 लाख, स्पेशल अलाउंस 4,20,000, ग्रेचुटी 84,000 और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF 72,000। इन्होंने दिसंबर में कंपनी ज्वाइन की थी, और जब ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कंपनी पोर्टल पे लॉगिन किया तो इन्हें पता पड़ा कि जो 4,20 का स्पेशल अलाउंस है उसको ये फर्दर एलोकेट कर सकती हैं डिडक्टेबल अलाउंस में, जो एज पर इनकम टैक्स बिल्स देके क्लेम किए जा सकते हैं। तो वो ये 4 अलाउंसेस कंपनी इनको ऑफर कर रही है, जिसमें पहला है बुक्स एंड पीरियोडिकल 60,000 पर एनम, कन्वेंस अलाउंस 19,200 पर एनम, फूड अलाउंस 24,000 पर एनम और मोबाइल अलाउंस 24,000 पर एनम। इसके हिसाब से अगर इसकी बात की जाए तो अगर मिस योडा ऑप्ट करती हैं इन चारों में स्ट्रक्चरिंग करने का, तो सालाना उनकी जो सैलरी है उसमें से 1,27,200 के इनको बिल्स कंपनी को सबमिट करने पड़ेंगे, और ये एज ए रिएम्बर्समेंट क्लेम करना पड़ेगा। तो जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेगी तो 1,27,200 पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक बात इसमें नोट करने की ये है कि जो कन्वेंस अलाउंस इसमें है 19,200, उनमें कोई बिल्स क्लेम देने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके एग्जेम्प्ट रहते हैं। जनवरी के महीने में अब इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय से इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन लेने का प्रोसेस चालू करती है अगले साल के लिए। तो ये मिस योडा ने टाइमली अपने डिक्लेरेशन सबमिट किए हैं, और वो डिक्लेरेशंस कुछ इस तरह से इन्होंने दिए। 80C में इन्होंने 1.5 लाख रुपए का डिक्लेरेशन दिया, 80D में 50,000, NPS में खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 और 80G में इन्होंने 10,000 का वो दिया डिक्लेरेशन। एडिशनली कंपनी ने इनको एक ऑप्शन दिया था कि वो इनके बिहाफ पे NPS सैलरी में से काट के जमा करा सकती है, तो उन्होंने वो ऑप्शन भी एक्सरसाइज किया। इन्होंने उसमें साल की 50,000 की लिमिट ली। इन्होंने ओल्ड रिजीम ऑप्ट किया बिकॉज इनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और डिडक्शंस थे और इनकम 15-16 लाख के आसपास थी, तो उसको कंसिडर करते हुए इन्होंने ओल्ड रिजीम में जाना बेहतर समझा। इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन का एक बेनिफिट ये रहता है दोस्तों कि अगर आप ये टाइमली अपने एम्प्लॉयर को दे देते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपका जो TDS है वो ये डिक्लेरेशंस कंसिडर करके डिडक्ट करता है। इन केस में आपका जो इन हैंड रहता है वो बढ़ जाता है। अगर आप डिक्लेरेशन टाइमली सबमिट नहीं करेंगे या बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयर एडहॉक बेसिस पे आपका पे टैक्स गिनेगा और आपका मंथली इन हैंड कम हो जाएगा। अब आइए इनकी टैक्सेबल लायबिलिटी हम कंप्यूट करते हैं। इनकी जो टोटल सैलरी आएगी वो आएगी 14,66,200। इसमें से वे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 2,400 का प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन लेंगी। इसके अलावा LTA में इनको 1,25,000 और HRA में इनको 1,80,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा, एज एन एग्जेम्पशन मिलेगा। HRA का कंप्यूटेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो टोटल एग्जेम्पशन HRA और LTA मिला के होता है 3,05,000 और सैलरी से जो नेट इनकम आती है वो आती है 11,08,800। इन्होंने होम लोन भी लिया हुआ था जिनका एनुअल इंटरेस्ट 2 लाख से ज़्यादा था, तो वो 2 लाख का पूरा डिडक्शन इनको होम लोन में मिल जाएगा। इसके अलावा इनकी एग्रीकल्चर लैंड है जिनकी ये ओनर है, इसमें इन्होंने एनुअली 3 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम अर्न करी थी। एडिशनली ये अपने फैमिली बिजनेस में एक फर्म में पार्टनर भी हैं जिनके 2 लाख रुपए का प्रॉफिट इनको एज ए पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ये 5 लाख की टोटल इनकम इन्होंने अर्न की है। यह जो इनकम जैसा हमने पहले डिस्कस किया था दोनों ही इनकम एग्जेम्प्ट है, तो इस पे इनको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। एडिशनली इनका सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट में 7,500 रुपये की इनकम है, तो वो भी हमने मेंशन कर दी है।
जो टोटल डिडक्शंस हैं जो उन्होंने डिक्लेरेशन के टाइम दिए थे उतने ही इन्होंने एक्चुअल में इन्वेस्ट भी किए हैं। एटीसी में 1.5 लाख, एटीडी में 50, एनपीएस कंट्रीब्यूशन खुद का 50 और एम्प्लॉयर का भी 50। एटीटीटीए में इनको 7.5 का ही रिडक्शन मिलेगा क्योंकि इनकी इनकम 7.5 तक ही है। एटीजी में 10,000। अब आप इनकी नेट टैक्सेबल इनकम देखेंगे तो वो आती है 5,98,800, जिसपे टोटल टैक्स आता है 33,550 रुपये। आप अगर इनकी सैलरी स्लिप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद होगा कि एम्प्लॉयर ने 6,000 रुपये महीने का इनका टीडीएस डिडक्ट किया था। तो वो टीडीएस माइनस करने के बाद इनको 0 टैक्स भरने का आ रहा है और इनको एक्चुअली में रिफंड मिलेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने ग्रेचुटी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ तो छोड़ ही दिया जो सीटीसी में था। ग्रेचुटी देखिए आपको तभी मिलेगी जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल कंप्लीट करते हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं। इस केस में मिस योडा ने 5 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, ऐसा हमने अज्यूम किया है, तो ग्रेचुटी का हमें कुछ नहीं करना है। और तो और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहता है, जो आपके बिहाफ पे एम्प्लॉय जो इक्वली कंट्रीब्यूट करता है, वो पूरा एग्जेम्प्ट है, तो इसलिए हमने वो भी कहीं नहीं गिना है। आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो उम्मीद करता हूँ ये लर्निंग्स आपको कहीं ना कहीं काम आएंगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। टैक्स रिजीम कैसे सिलेक्ट करना है, ओल्ड या न्यू, और आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो भी प्लीज़ देखें।